इन 7 लोगों को दोस्त ना बनाए, इस कहानी का दूसरा भाग मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। गिद्ध अपने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है, बच्चों, अब मैं तुम्हें वहां से आगे की कहानी सुनाऊंगा जहां मैंने पहले छोड़ी थी। पहले भाग में मैंने तुम्हें बताया था कि मंत्री का बेटा अनंगपाल राजकुमार के शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को चिता में जलाकर राजमहलों को चला जाता है। उधर राजकुमार की जान हाथी के शरीर में थी, और जब वह हाथी लौट कर आता है और देखता है कि ना तो उसका शरीर है और ना उसका मित्र है, यह देखकर राजकुमार वीरसेन घबरा जाता है। वह अनंगपाल की मनसा को भली भांति समझ गया था। उसे डर था, कहीं अनंगपाल मेरे शरीर का फायदा उठाकर चित्रा के साथ कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे। अब तो राजकुमार हाथी के शरीर में नगर की ओर भाग खड़ा होता है। उधर चित्रा अपने महल में सिर झुकाए बैठी थी। चित्रा का किसी भी तरफ ध्यान नहीं था। वो बैठी हुई अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी। उसी के ख्यालों में डूबी हुई थी कि पता नहीं वीरसेन क्या कर रहे होंगे। वो कहीं किसी कष्ट में तो नहीं है। उसे इस बात का बहुत मलाल था कि केवल उसी के कारण राजकुमार वीरसेन दर दर की खाक छाड़ रहे हैं। इतने बड़े वैभव को छोड़कर लाड प्यार और नाजों से पाला हुआ राजकुमार आज पता नहीं कहां कहां भटक रहा होगा। राजकुमारी सोच रही है कि राजकुमार उससे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि उसके लिए अपना जीवन भी खतरे में डाल दिया, और वह आराम से घर में बैठी है। उसने ठंडी सांस ली। काश अब भी कुछ कर पाती। आज उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे किसी अनिष्ट होने की आशंका लग रही थी, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित थी। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। राजकुमार के विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसका दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने देखा कि राजकुमार का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। घोड़े को देखकर वह तेजी से नीचे उतर कर आई और भागकर घोड़े के पास पहुंच गई। चित्रा के सामने खड़ा हुआ घोड़ा जोर जोर से सिर हिला रहा था। वह अपनी गर्दन हिला हिलाकर ऐसे इशारे कर रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। घोड़े के इशारे से इतना तो चित्रा समझ गई थी कि राजकुमार नहीं आए हैं। ये घोड़ा उन्हीं का है, और घोड़ा अकेला कैसे आ गया? इसका मतलब है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। तभी यह घोड़ा उसकी सूचना देने आया है। उसने राजकुमार को बचाने के लिए उस दिन जंगल में भी तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, और शेर के आगे सामने कूद पड़ी थी। जब कोई प्यारा लगता है तो उससे संबंधित हर चीज प्यारी लगती है। यह घोड़ा भी उसे बहुत प्यारा था। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई और कुछ कहना चाह रही थी। तब तक उसने देखा कि वीरसेन वहां आ पहुंचा है। हैरानी की बात तो यह थी कि जो चित्रा राजकुमार के बारे में सोच सोच कर इतनी व्याकुल और परेशान थी, वो राजकुमार के आने पर जरा भी प्रसन्न नहीं हुई। वास्तव में तो राजकुमार के शरीर में मंत्री का बेटा अनंगपाल बैठा था। उसने आते ही चित्रा से कहा, देखो प्रिय, आखिरकार इतने दिनों के कष्टों के बाद मैं तुम्हारे सामने आ ही गया। मैं परखाया प्रवेश की विद्या सीख आया हूं। चित्रा ने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि आप यह विद्या सीख गए, परंतु आपका मित्र मंत्री पुत्र अनंगपाल कहाँ है? वह भी तो आपके साथ गया था। तब तक वह राजकुमार के शरीर में बैठा मंत्री का पुत्र कहता है, प्रिय, घर वापस आते समय हम पर शेर ने हमला कर दिया था। अन्य शेर से लड़ता हुआ बेचारा मारा गया। आज उसने मेरी रक्षा करते करते अपने प्राण गंवा दिए। मुझे उसके खोने का दुख है। इतना कहते कहते वह जोर जोर से रो पड़ा। चित्रा बड़ी हैरान होती हुई उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें राजकुमार वीरसेन वाले ना तो कोई हाव भाव थे और ना ही वह वैसी बातचीत कर रहा था। सब कुछ तो अलग अलग सा लग रहा था। राजकुमार जैसा उसमें कुछ नहीं था। वो बड़ी चिंता में पड़ जाती है और सोच रही थी कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जो कि सही से समझ में नहीं आ रही है। अब उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। आइए बैठिए। क्यों ना आज वही पुरानी बातें हम फिर से शुरू करें। मुझे आपकी उन बातों की बहुत याद आ रही है जो आपने चलते समय कही थी, और वह बातें जो मेरे विवाह के समय कही थीं, आज मैं फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मित्रों, चित्रा के मुख से ऐसी बात सुनकर मंत्री का बेटा हड़बड़ा जाता है। उसने कहा, छोड़ो भी, वे पुरानी बातें हो गईं, उनका क्या जिक्र करना। चित्रा बोली, नहीं नहीं, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके मुख से वही बातें सुनूं। और क्या आप मेरी इन बातों को बताकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते? बताइए।
मंत्री पुत्र एकदम से हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि राजकुमार ने चित्रा से क्या कहा था। अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्रोध का भी सहारा लिया। कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी मुसीबतों से गुजर कर आ रहा हूं, और एक तुम हो कि एक बार भी नहीं पूछा। और ये क्या रट लगा रखी है कि चलते समय वाली बात बताओ। देखो, मेरा सिर चकरा रहा है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बातें करते हैं मित्रों। उसकी इतनी कठोर बातें सुनकर चित्रा की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई कि यह वीरसेन नहीं है। फिर भी वह इस पूरे मामले को समझने के लिए समय चाहती थी और उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। उसने कहा, राजकुमार, मुझे आज बहुत खुशी हुई। इस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और अब तो हमारे आपके बीच कोई अवरोध भी नहीं रहा, क्योंकि आपने वो विद्या सीखकर मेरे पिता की शर्त को पूरा कर दिया है। जब आप यहाँ से गए थे तो मैंने आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से एक मनौती मांगी थी। मैंने 2 महीने के लिए व्रत रखा हुआ है, जिसमें किसी भी मनुष्य की परछाई देखना वर्जित है, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ मैं अपनी इस मनौती को पूरा कर लूँ और अपनी पूजा संपूर्ण कर लूँ। उसके बाद मैं अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करूंगी। मेरी इस इच्छा को पूरा करना और मेरा सहयोग करना। मित्रों, अब तो मंत्री के बेटे के पास कोई चारा नहीं था। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है। अगर मैं ज्यादा मीन मैक निकालूं तो चित्रा को शक हो जाएगा। चित्रा ने कहा, देखो, जब तक मेरी पूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक आप हमारे महल में नहीं आएंगे। अब तो वह दुष्ट मंत्री मन मार कर रह जाता है और बोला, चलो ठीक है, कर लो अपने मन की, हम 2 महीना इंतजार कर लेंगे। मित्रों, इधर गिद्ध अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, इस प्रकार चित्रा ने छल्लिया से अपना पीछा छुड़ाया। इधर क्या होता है, एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और उसने मंत्री के बेटे को सूचना थी कि राजकुमार एक हाथी नगर में आ गया है जो चिड़ताला दौड़ रहा है। लगता है वह हाथी पागल हो गया है। राजकुमार के शरीर में बैठा मंत्री का बेटा समझ जाता है, कहीं ये वही हाथी तो नहीं आ गया। उसने फौरन नौकरों को आदेश दिया कि जाओ, जल्दी से सेनापति से कहो कि सैनिकों की 2 टुकड़ियां बनाकर भेज दे। उसने चित्रा से कहा, चित्रा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी बात का मुझे ध्यान रहेगा। एक पागल हाथी आ गया है, उसे फौरन रोकना है। अगर वह मारा नहीं गया तो नगर वासियों को कुचलकर मार डालेगा। ऐसा कहते हुए शीघ्र ही वह वहां से चला गया। चित्रा उसके स्वभाव को बड़े आश्चर्य से देखती रही और उसे पूरा भरोसा हो गया कि यह राजकुमार नहीं है। लेकिन शरीर तो राजकुमार का ही था, मगर वो वीरसेन नहीं है। वह इसी उधेड़ बुंड में पड़ी हुई थी। उधर राजकुमार के शरीर में जो मंत्री का बेटा था वह बहुत घबरा जाता है। उसे तो पता था कि हाथी के शरीर में वीरसेन है, इसलिए जैसे भी हो हर हाल में उसको मारना है। उसने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी कि एक हाथी जो पागल हो गया है नगर की तरफ भागा चला आ रहा है। तुम 3-4 टुकड़ी सेना की लेकर जाओ और चारों तरफ से उसे घेर कर उस पर हमला कर दो, उसे मार डालो। उधर हाथी रूपी राजकुमार के मन में तरह तरह की बातें चल रही थीं। सोच रहा था कि दोस्त के विश्वासघात के आघात से उसका हृदय चूर चूर हो गया है, लेकिन अब उसके सामने यही चिंता थी कि किसी भी तरह से चित्रा को सारी बात बता दे। अब तो उसे यह भी भरोसा नहीं रहा था कि उसके माँ बाप सही सलामत होंगे भी या नहीं। उसे डर था कि कहीं वो उनके साथ भी कुछ अनिष्ट ना कर बैठे। वो जिधर से भी निकलता था नगरवासी उसे देखकर भाग खड़े होते थे। राजकुमार अपने मन में सोच रहा था कि हाय, मेरे भाग्य की ये कैसी विडंबना है कि जिन सड़कों पर नगरवासी मेरी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे वहीं आज मेरे मारे जाने की कामना कर रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। सब एक स्वर में चिल्ला रहे थे कि पागल हाथी आ गया, पागल हाथी आ गया, यह कहीं किसी को कुचल कर न मार डाले। तभी नगरवासी चिल्लाने लगे, अब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राजकुमार वीरसेन आ रहे हैं, वह पागल हाथी को मार डालेंगे। उसने देखा सामने रथ पर सवार होकर राजकुमार सेना के साथ बड़े वेग से चला आ रहा था। उसने सेना को 3 टुकड़ों में बांट लिया। उसकी योजना चारों तरफ से उस हाथी पर हमला करने की थी। वीरसेन सारी चाल समझ गया। मन ही मन दांत पीसते हुए उसने कहा, अगर मैं बच गया तो तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू 7 जन्म तक याद रखेगा। तू मित्रता के नाम पर कलंक है, धोखेबाज है, विश्वासघाती।
तूने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है राजकुमार। बचने की सोच ही रहा था कि तब तक देर हो चुकी थी। बचने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी। चारों तरफ से उस पर तीरों की बौछार होने लगी। चिंता हुआ वापस जंगल की ओर भागने लगा। अनंगपाल रथ पर बैठा हुआ तीरों की बौछार करते हुए पीछे से यमदूत की तरफ भागा चला जा रहा था। उसकी सेना भी अभी तीर बरसाते हुए उसका पीछा कर रही थी। चारों तरफ से घिरा हुआ हाथी अपनी जान बचाने में असमर्थ था, लेकिन वह घने जंगल में पहुंच चुका था। अचानक जंगल में भागते हुए हिरणों का झुंड सामने से गुजरा। हाथी पर बरसते हुए तीरों में से एक तीर एक हिरण को लग गया। हिरण उछलकर तड़पकर झाड़ी के पीछे गिर जाता है। उसी क्षण तीरों से विदा हुआ बुरी तरह से घायल हाथी भी वहीं पर गिर पड़ा। गिरते गिरते हाथी ने हाथी के अंदर जो राजकुमार था उसने झाड़ी के पीछे आकर अपने ध्यान को एकाग्र किया और हिरण के शरीर में समा गया। फिर वह वहां से कुलाची मारता हुआ जंगल में भाग गया। हाथी तो मर चुका था। हाथी को मारकर सैनिक बड़े हर्ष उल्लास से उछल कूद मचाने लगे। पागल हाथी मारा गया, ऐसा कहकर सैनिक चिल्लाने लगे और वापस जाने लगे। लेकिन उनके बीच में शैतानी आत्मा का मालिक अनंगपाल उन सैनिकों ने नहीं देखा था। वो सैनिकों पर चिल्लाया, खुशी मनाने की बात नहीं है मूर्खों। जो हिरण उठकर अब भी जंगल में भाग गया है, बहुत जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ और उसका पीछा करो। उस हिरण को घिर कर मार डालूं। लेकिन हिरण अब कहाँ मिलने वाला था। वो तो घने जंगल में गुम हो गया था। इतने सारे घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी जंगल में उस हिरण को ढूंढने लगी। स्वयं अनंगपाल भी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वह हिरण नहीं मिला। तब मंत्री के बेटे के दिमाग में एक नई योजना आती है। उसने सैनिकों से कहा, घर वापस चलो। उसने सोचा कि हाथी नगर में क्यों दौड़ा चला आ रहा था। वो किसी न किसी तरह से चित्रा से मिलने की कोशिश करने वाला था, और अब जब वह हिरण के रूप में है तब नगर में जरूर आएगा और नगर में आकर चित्रा से मिलने की कोशिश करेगा। मैं उसी समय उसको आसानी से मार दूंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने चित्रा के महल के चारों ओर जो बाग था उसमें सैनिकों का पहरा लगवा दिया और उनको सख्त हिदायत दी कि जैसे ही यह हिरण बाग में दिखाई दी उसे फौरन मार डालो। मंत्री का बेटा स्वयं भी बाग की निगरानी कर रहा था। जंगल में जाकर हिरण ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अभी आगे का बहुत सारा काम बाकी था। बात तो जहां की तहां पर ही आकर रुक गई थी। हाँ, इतना अंतर था, राजकुमार हाथी के बजाय हिरण के शरीर में आ गया था। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई थी। अब वह सोच रहा था कि थोड़ी रात्रि हो जाए तो वह चित्रा के महल में जाएगा। इस प्रकार जब धीरे शाम हो जाती है तभी उसने नगर की तरफ रोक किया। इस बार उसने एक बहुत ही होशियारी का काम किया था, और वो काम यह था कि उसने जंगल में छानबीन कर एक मरे हुए तोते को खोज निकाला था। हिरण इधर रात होने पर चित्रा के महल की तरफ चलने लगता है। महल के चारों तरफ बाग पर मंत्री के सैनिक लगे हुए थे। जैसे ही उसने बाग में प्रवेश किया वैसे ही तीरों की बौछार ने उसका स्वागत किया। मरे हुए तोते को उसने पहले एक डड़ी के पास डाल दिया था। अब अचानक इस हमले को वह समझ नहीं पाया, और जब समझ में नहीं आया तब तक वह जमीन पर गिर चुका था। तीरों से वह पूरी तरह छलनी हो चुका था। बुरी तरह घायल होकर थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को उस तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया था। वह मरे हुए तोते को इसलिए साथ में लाया था ताकि कोई अनहोनी होने पर वो अपनी जान बचा सके। लेकिन इस बार उसने बेवकूफ़ी नहीं की थी। वह तोते के शरीर में प्रवेश करने के बाद तुरंत ही वहां से उड़कर नहीं भागा। वह मरे हुए का बहाना बनाकर झाड़ियों में पड़ा रहा। थोड़ी देर में सैनिकों ने हिरण को घेर लिया और मंत्री का बेटा उसे हिरण को उलट पलट कर देखने लगा। और जब उसने यह पता लगा लिया कि वह हिर मर चुका है तो फिर वह निश्चिंत हो जाता है। अब तो वह बड़ा खुश हुआ कि अब तो राजकुमार का इस धरती से नामो निशान ही मिट गया। अब उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। उसने राजकुमार नाम के कांटे को निकालकर फेंक दिया है। उसने मन में सोच लिया कि अब तो चित्रा उसकी है। वह राजी से मेरी बनेगी तो भी ठीक है, नहीं बनेगी तो मैं जबरदस्ती उसे अपना बना लूंगा। अब कौन उसकी रक्षा करने आएगा? चित्रा भी मेरी और राजपाट भी। मेरा राजा और रानी का क्या है, वे तो एक ही झटके में मर जाएंगे। इस प्रकार से वो मन में बहुत खुश होता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तोता भी उड़ गया।
और आसपास उड़कर उसने देखा कि कहीं से भी खिड़की के पास चित्रा दिख जाए, लेकिन अफसोस कोई भी खिड़की नहीं खुली थी। खिड़की दरवाजे सब बंद थे। वह इंतजार करते हुए वहीं चित्रा के कक्ष के सामने एक पेड़ पर बैठ जाता है और सवेरा होने का इंतजार करने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, कैसे भी करके रानी एक बार खिड़की खोल दे। आखिर दुआ करते उसकी रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण उस तोते के मन में एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आती है। चिड़िया चखने लगी, सैकड़ों कलियां एक साथ चटक गई। चित्रा के कक्ष का झरोखा खुला तो तोते के शरीर में बैठा राजकुमार का हृदय कमल की तरह खिल उठा। लेकिन अभी भी चित्रा से उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था। वो उसके इंतजार में बैठा ही था। तभी उधर से निकलते हुए एक बहेली ने उसे देख ली। सुंदर तोते को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और उसने तोते को पकड़ने की अपने मन में ठान ली। लेकिन महल वाले बाग में कैसे जा सकता था? इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने ध्यान से देखा तो बाग के एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। उसने पहरेदार से जाकर कहा कि रानी के कक्ष के पास पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। तुम रानी से इजाजत ले आओ तो मैं उसे तोड़ दूं, नहीं तो किसी भी वक्त वह रानी को काट सकती है। उसकी योजना बहुत ही सफल हुई। थोड़ी देर में पहरेदार इजाजत लेकर आ जाते हैं। अब बहेलिया बाग में निश्चिंत होकर घुस जाता है। बहेलिया को जाल लेकर आते देखकर तोता सन्न रह गया। वह समझ गया कि यह मुझे पकड़ने आ रहा है। वह उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। लेकिन बहेलिया भी कम नहीं था। पक्षियों के मनोविज्ञान का उसको सालों का तजुर्बा था। यदि तोता डाल डाल था तो वह भी पात पात था। थोड़ी देर में आग मिचौली के बाद घात लगकर बैठे। बलिए ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। यह क्या हुआ? चित्रा से मिलने की सारी योजनाओं पर अब उसके पानी फिर चुका था। उस बह ने पकड़कर उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। बेचारा फड़फड़ा रहा। अब उसका दिमाग नई मुसीबत पीछ छुड़ाने के लिए ना योजनाएं बनाने। तभी तरकीब उसके दिमाग आई। उसने सोचा कि यह बहेलिया वैसे तो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन लालच में आकर मुझे छोड़ सकता है। क्यों ना मैं उसे धन का लालच दिखाऊं? कहते हैं आदमी क्या से क्या नहीं करता। धन के लिए थोड़े से धन के लालच में इसने मुझे पकड़ा है, और अगर इसे ज्यादा धन मिलेगा तो यह जरूर मुझे छोड़ देगा। यह बात मन में सोचकर उसने बहेली से कहा, भाई तुम मुझे अगर मार डालोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक मामूली सी रकम मिलेगी। यदि तुम मुझे उस बाजार में ले जाकर बेच दोगे जिसमें राजमहल से राजा के नौकर सामान खरीदने आते हैं, तो तुम्हें एक भारी भरकम रकम मिल सकती है। हल्ली ने जब मनुष्य की बोली में बोलने वाले तोतों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसके मन में अभिलाष जागी कि यह तो बहुत ही दुर्लभ तोता है, इसके लिए तो लाखों रुपए मिल सकते हैं। ऐसा सोचकर तो वह तोता को अपने घर ले जाता है। तोते ने ही धन कमाने का रास्ता दिखाया था, इसीलिए वो तोते से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने तोते से पूछा, हे तोता, अब तू ही बता, मैं तुझे कितने में बेचूं? तोते ने कहा, मेरी कीमत तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगना मित्रों। इतनी रकम सुनकर बहेलिया खुशी से उछल पड़ा। उसने मन में सोचा कि 100,000 से तो मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। मारे खुशी के वो पूरी रात सो नहीं पाया। तरह तरह के सपने देखता और मन ही मन में मगन होता रहा। सुबह होते होते तोते को लेकर वह चल पड़ता है और बाजार में जा पहुंचा। तोते को बिल्कुल सोने की तरह सहज कर उसने रखा था। मन में सोच रहा था कि कहीं इसको कुछ हो गया तो मेरे बने बनाए सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इस प्रकार बहेलिया बाजार में शाम तक बैठा रहा। उस सुंदर तोते को खरीदने के लिए कई खरीदार आते हैं। वे उस तोते का दाम पूछते हैं। जैसे बहेलिया 100,000 मुद्राएं बताता है तो वे सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसी इसमें क्या खासियत है। तब बलिया उन्हें बताता है कि यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। मित्रों, उस तोते को किसी ने भी नहीं खरीदा क्योंकि उसे खरीदने का हर किसी की सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो गई। राजा के महल की नौकर खरीदारी करने के लिए आते। उनमें राजकुमारी चित्रा की एक दासी भी थी। उस बहेलिया के पास वो दासी आती है और उस तोते को देखते ही वह तोता उसे भा जाता है। उसने लिया से उसकी कीमत पूछी तो वह दासी सुनकर दंग रह गई। उस दासी ने उससे कहा कि भाई, इसमें ऐसी क्या खासियत है? लेकिन जैसे ही तोते ने सुना कि वह रानी चित्रा की सेवा में रहने वाली दासी है तो तोते के मन में मयूर नाच उठा।
चित्रा तक पहुंचने का सूत्र उसे मिल गया था। उसने एक पल भी बिना गमा एकदम से बोलने लगा। तोते ने कहा, 100 मुद्राएं मेरी इसलिए है क्योंकि मैं मनुष्य की बोली बोलता हूं। तुम शीघ्र जाकर रानी चित्रा को मेरे बारे में बता देना कि वह फौरन आकर मुझे खरीद ले। लेकिन खबरदार, किसी को यह बात पता मत चलने देना, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाएगा और तुमको भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अगर तुम चुपचाप संदेश चित्रा को दे दोगी और मुझको चित्रा तक पहुंचा दोगी तो तुम्हें बहुत इनाम दिलवा आऊंगा, इतना इनाम लवांगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। दासी यह बातें सुनकर दंग रह जाती है। दासी और बहरिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। दासी तुरंत बहरिया को समझाकर उल्टे पांव महल में वापस आई। शाम का समय था, सूर्य छिपने वाला था। दासी ने अपनी सारी बात रानी को बताई। रानी चित्रा सिर झुकाए झरोके में बैठी थी, बहुत ही उदासी में डूबी हुई थी। उस समय उसका किसी भी तरफ ध्यान नहीं था, वह मन में बहुत चिंतित थी। उसी समय दासी ने प्रवेश किया और खुशी के मारे जल्दी जल्दी आने के कारण हाँप रही थी। उसके मुख पर पसीना झलक रहा था। तब चित्रा ने पूछा, क्या बात है दासी, तू इतना परेशान क्यों है? तो दासी ने चित्रा को यह खबर सुनाई। कहने लगी, रानी जी, आज बाजार में मैंने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा जो मैंने आज तक नहीं देखा। रानी बोली, ऐसा तूने क्या देख लिया? दासी ने कहा कि बहन, मैंने बाजार में एक बोलने वाले तोते को देखा है। चित्रा ने कहा, क्या कहा तूने? चित्रा एक झटके से उठकर बैठ जाती है। उसका मन सोच विचार की नगरी में भटकने लगता है। तोता भी भला मनुष्य तर बोल सकता है। उसके दिमाग में सब वही बातें चलने लगी। वो एकदम से विकल हो उठी। दासी से कहने लगी, बहन, तूने कहाँ देखा है वह तोता बोलने वाला तोता? मुझे शीघ्र बता। तब दासी कहती है, रानी जी, एक बलिया उसको बाजार में बेचने आया है और वह उसकी कीमत 100,000 स्वमुद्राएं मांग रहा है। बताइए, आपको इससे भी बड़ा अचरा और क्या होगा? दासी ने बारी बारी से सारी बात चित्रा को बता दी कि रानी जी, जैसे ही मैं उस तोते के पास पहुंची और उस तोते को जैसे ही पता चला कि मैं राजकुमारी चित्रा की सेवा में रहती हूं, तो वह मुझे देखकर बोलने लगा। उसने कहा कि तुम जाकर चित्रा को बता दो और मुझे उस तक पहुंचा दो। मित्रों, दासी की इतनी बात सुनकर चित्रा रो पड़ती है। उसने कहा, क्या कहा ने? उस तोते ने मुझसे मिलने के लिए कहा है, तो जल्दी से तू जा और उस तोता को खरीद कर ले आ। लेकिन मेरे पास तो 100,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है। अब मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाऊं? क्या करूं? तब उसने दासी से कहा, तू ऐसा कर, तू जल्द से जल्द दरबार में चली जा और राज से 10,000 सरमुद्राएं और राज से 10,000 मुद्राएं मांग लाना। दासी तुरंत ही दरबार में जाती है और वीरसेन के शरीर में बैठे उस मंत्री पुत्र से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगने लगती है। उसने पूछा, दासी, इतनी मुद्राओं की अचानक से रानी को क्या जरूरत पड़ गई? दासी ने कहा, वह एक तोता खरीदना चाहती है। तोता, और वो भी हज मुद्राओं में? क्या दिमाग खराब है तुम्हारी रानी? और तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? दासी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती, उन्होंने ही मुझसे कहा था, इसीलिए मैं मांगने आ गई। मंत्री के बेटे ने सोचा, हो सकता है कि चित्रा मुझे आजमाती हो। अगर मैं देने से मना कर देता हूं तो कहीं वह नाराज ना हो जाए। यही सोचकर उसने 100,000 स्वर्ण मुद्राएं दासी को दे दी। दासी स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाजार पहुंची और उस तोते को खरीद लाई। उसने उस तोते को चित्रा को दे दिया। मित्रों, उधर मंत्री के बेटे ने 10,000 मुद्राएं दासी को दे तो दी, लेकिन उसके पेट में खलबली मची हुई थी। वह सोच रहा था कि वह तोता कैसा होगा जो 10,000 सोने की मुद्राओं में खरीदा गया है। वैसे तो चित्रा मुझसे ठीक से बात नहीं करती, लेकिन आज उसने 100,000 स्वर्ण मुद्राओं को मांगने के लिए दासी को कैसे भेज दिया? जरूर कुछ तो बात है। अचानक उसके दिमाग में प्रवेश वाला विचार आ जाता है। वो एक पल भी वहां नहीं रुका और चित्रा के महल की तरफ चल पड़ा। जाकर उसने देखा, दासी बाजार से तो तोता लेकर आ रही थी। दासी जैसे ही महल में घुसी, उसके पीछे पीछे मंत्री भी घुस गया। दासी ने चित्रा को वह तोता दिया। वैसे ही कक्ष में मंत्री पुत्र ने कदम रख दिया। उसने झपट्टा मारकर चित्रा के हाथों से वह तोता छीन लिया। चित्रा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने तोता मंगवाया है, आप इसे छीन रहे हो? लेकिन मंत्री पुत्र ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसने चित्रा के हाथ से लेकर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। मरते मरते उस तोते के शरीर में बैठा राजकुमार
दूर कोने में मरी हुई एक मक्खी में प्रवेश कर जाता है। चित्रा ने जैसे ही देखा कि तोता मर चुका है, उसके मन में जो उम्मीद थी कि तोते के रूप में राजकुमार होगा, वह भी अब खत्म हो गई। वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि मैंने तो तोता मंगवाया था और आपने उसे मार डाला। आप कैसे हैं? पहले तो वैसे नहीं थे। पहले मुझ पर आप जान डकते थे। अब आपको क्या हो गया है? मंत्री पुत्र ने समझा कि यह तो मुझको राजकुमार ही समझ रही है और मेरा व्यवहार लगता है अनुचित हो गया है। चित्रा रोते हुए बोली, मेरी जब यहाँ इतनी भी कदर नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से एक तोता भी खरीद सकूं, तो मैं तो दासी से भी गुजरी हो गई। फिर ऐसे अपमानित जीवन को जीने से क्या लाभ? मैं अभी अपने प्राण त्याग देती हूँ। इतना कहकर वो अपने आप को मारने के लिए महल में हथियार ढूंढने लगती है। यह देखकर मंत्री पुत्र घबरा उठा। उसने चित्रा को धैर्य बनाते हुए कहा, तुम रो मत, तुम्हें मरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तुम तोता चाहती हो ना? मैं तुम्हारा तोता अभी जीवित किए देता हूं। ऐसा कहकर मंत्री पुत्र उस तोते को ले लेकर कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे वो मक्खी भी चली जाती है जिसके अंदर राजकुमार था। मंत्री पुत्र ने अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर उस मरे हुए तोते में डाल दिया। और यह तो आप जानते ही हैं कि मंत्री का पुत्र राजकुमार के शरीर में रहता था। जैसे ही राजकुमार का शरीर खाली हुआ, उधर मक्खी ने देखा तो उसने राजकुमार के शरीर के 2 चक्कर लगाए और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उधर तोता जीवित हो गया तो चित्रा ने उस तोते को उठाकर पिंजरे में बंद करके टांग दिया। अब राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इतने दिनों के बाद उसे अपने शरीर में स्थान मिला था। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह कमरे से बाहर निकला और उसने अपनी उसी पुराने अंदाज में चित्रा को पुकारा, चित्रा। चित्रा ने जैसे ही आवाज सुनी, वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत ही पहचान लिया कि यही तो मेरा राजकुमार है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज फिर अपने शरीर में आ गया हूं। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। चित्रा और राजकुमार दोनों एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाते हैं और उस धोखेबाज मंत्री के बेटे की सारी करतूत चित्रा को राजकुमार बताता है। उसके अत्याचारों की कहानी सुनकर चित्रा की आंखों में आंसू भरते हैं। उसके मन में अनंगपाल के प्रति नफरत भरो। उसके मन में मंत्री के पुत्र अनंगपाल के प्रति मन में नफरत भर जाती है। चित्रा ने कहा, अब इस तोते का क्या करें? जी तो करता है कि अभी इसकी गर्दन मरोड़ दे। राजकुमार ने कहा, नहीं, इसे मारना नहीं है। इसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह तिल तिल मरता रहे, हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। मित्रों, राजकुमार ने उस तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया। उस पिंजरे में कोई दरवाजा नहीं था। उस पिंजरे में उस तोते को बंद कर दिया। अब वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। उसे दरबार में टांग दिया जाता है। इधर महाराज और महारानी को जब इस बात का पता चलता है कि इतने दिनों से मंत्री पुत्र राजकुमार के रूप में रह रहा था और हमारा पुत्र दर दर भटक रहा था, तो वे बहुत हैरान हो जाते हैं। राजकुमार ने चित्रा की शर्त पूरी कर दी थी क्योंकि जंगल में उनका विवाह हुआ था। उनके विवाह के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए उनके विवाह के उपलक्ष्य में पूरी प्रजा को दावत दी और धूमधाम से फिर से चित्रा के साथ में विवाह रचाया गया। उसी खुशी के समारोह में राजकुमार का राज्य अभिषेक भी कर दिया गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रजा ने भी राजकुमार को अपना चाहता राजा मान लिया। इधर गिद्ध अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, इस प्रकार चित्रा और वीरसेन राजा और रानी बन जाते हैं और दुष्ट को उसकी करनी का दंड मिल जाता है। गिद्ध बोला, बच्चों, ऐसे 7 प्रकार के दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, झूठ बोलने वाले जो अक्सर झूठ बोलते हैं और सच्चाई को छिपाते हैं। नंबर 2, स्वार्थी मनुष्य पर जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं और जरूरत के समय गायब हो जाते हैं। नंबर 3, पीठ पीछे बात करने वाले मनुष्य से जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। नंबर 4, गुप्त बातें फैलाने वाले व्यक्ति से जो आपकी निजी बातें दूसरों से कह देते हैं। नंबर 5, समर्थन ना देने वाले व्यक्ति से जो मुश्किल समय में आपके साथ नहीं होते हैं। नंबर 6, जलने वाले लोगों से जो आपकी तरक्की और खुशियों से जलते हैं। नंबर 7, अविश्वसनीय लोगों से जो बार बार अपने वादे तोड़ते रहते हैं। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं रहते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए और उन पर सीमित मात्रा में भरोसा करना चाहिए।
तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।